हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये चार जो टॉपिक्स हैं इनको हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आप एक बार ज़रूर इन वीडियोस को देख लेना अगर आप नहीं देखा है तो। पहले जो दो वीडियो हैं उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पढ़ाया है, जिसमें कंपनी का रूल और क्राउन का रूल मैं पढ़ा चुकी हूँ। थर्ड वीडियो में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा। फोर्थ वीडियो में हमने फीचर्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के। लास्ट यानी फिफ्थ वीडियो में हमने प्रियम्बल देखा, प्रियम्बल क्या था, प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन्ड है, कौन से देश का पहला प्रियम्बल था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रियम्बल लिया है वो कहाँ से लिया है। ठीक है, अब अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे प्रियम्बल ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सबसे पहले कौन से पार्ट पे आता है? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। अब पार्ट 1 में ये आता है तो टोटल कितने पार्ट हैं? टोटल पार्ट हैं 22। और कितने स्केड्यूल्स हैं? टोटल 8 स्केड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि यहाँ पर दो चीजों के साथ डील कर रहे हैं। पहला तो हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। सेकंड, हमारे देश की पॉलिटी कैसी है? यूनियन ऑफ स्टेट है या फेडरेशन ऑफ स्टेट है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों किया? देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया कि नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। अब ये दो नाम क्यों लिए? इंडिया क्यों नहीं लिया या भारत एक नाम क्यों नहीं लिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे देश के नाम पर चर्चा हो रही थी तो वहां पर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग थे। पहला जो रूलर लोग थे जो भारत के नाम को ज्यादा प्रेफर करते थे, जिनको इसमें फीलिंग आती थी, और दूसरा जो मॉडर्न लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको इंडिया नाम ज्यादा पसंद था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दोनों ही नाम को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर दिया। राइट। अब है सेकंड, यूनियन क्यों लिया हमने, फेडरल क्यों नहीं लिया? ऑल दो हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल है, यहाँ पे फेडरल प्रोविजंस है। सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। सेंटर के पास सब्जेक्ट है उनमें सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट के पास जो सब्जेक्ट है उनमें स्टेट लॉज बनाते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जो इन दोनों में ही नहीं आते हैं, तो उनमें दोनों लॉज बनाते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन फिर भी हमने यूनियन को क्यों प्रेफर किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट हमने इसीलिए लिया क्योंकि पहला तो हमारा जो फेडरेशन है ये एग्रीमेंट साइन करके नहीं हुआ है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन हुआ है। और सेकंड, हमारी स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन को छोड़ के बाहर जा सके। राइट। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने ये एक रफ इंडिया का मैप बनाया है, इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे आप स्टेट्स को डिवाइड कर लो आपस में, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला, फिर जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया। अब ये भी रूमर्स हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बना देंगे कश्मीर से अलग कर कर। तो आप इंडिया के अंदर चाहे जितने भी स्टेट्स बना दो या फिर दो या तीन स्टेट्स को मिला दो, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं जाना। ये जो इंडिया की बाउंड्री है इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। राइट। तो स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। हमारा जो फेडरेशन है वो यूनियन इसीलिए है क्योंकि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। और हमने पूरे देश को स्टेट्स में इसीलिए डिवाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम आराम से चला सके। और ना सिर्फ हमने स्टेट लेवल पे डिवाइड किया है, हमें पता है कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पर हमारे इंडिया में। पहला जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, दूसरा जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और तीसरा जो लोकल लेवल पे काम करते हैं। लोकल लेवल पे कौन? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला तो स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि इंडिया में अभी कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, स्टेट्स हैं वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, और यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्ट्रेट करता है जिनको।
यूनियन टेरिटरीज भी इस टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती है, और वो टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगी वो भी इस टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रेज में आती है, राइट। अब आप देखिए, मैंने बताया टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आती हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है, मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में। स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरी आती हैं, और वो भी एक्वायर्ड टेरिटरी आएंगी जिनको फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी कहीं से भी, राइट। अब जो स्टेट्स हैं वो फेडरल सिस्टम की मेंबर्स हैं और प्रॉपर इनको भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, लेकिन सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से बोरो किया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती है, किसको अपॉइंट करके, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जम्मू कश्मीर का कौन है एलजी और लद्दाख का कौन है एलजी। चलिए, बीइंग अ सॉवरन स्टेट, सॉवरन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया लास्ट वीडियो में। सॉवरन का मतलब होता है ऐसा देश या कोई भी सॉवरन, जैसे आप सॉवरन हैं अगर, तो आपके जो भी मैटर्स होंगे, आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो आपके खुद के होंगे, किसी भी एक्सटर्नल पर्सन का या किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बीइंग अ सॉवरन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। सॉवरन देश है हम, तो हम फॉरेन टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। क्या क्या करके, ट्रीटी साइन करके। अगर हमने किसी के साथ ट्रीटी साइन कर दी और वो चाहता है हमें देना कुछ, तो वो दे सकता है। परचेज करके, जैसे कि गुलाब सिंह ने कश्मीर को ब्रिटिशर्स से खरीदा इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वैसे ही हम किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। देन गिफ्ट करके, जैसे कि पाकिस्तान ने हमारा एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया था, वैसे गिफ्ट करके। लीज पे ले लेंगे कि कुछ सालों के लिए हमें दे दो, ठीक है। और प्लेबिसाइड करके, प्लेबिसाइड का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग करके। और ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऐसी जगह जहां का कोई रिकॉग्नाइज्ड रूलर नहीं है, उनसे भी हम वो वाली टेरिटरी को भी हम ऑक्युपाई कर सकते हैं, या फिर हम कंक्वेस्ट कर लें, कहीं पे हम जीत जाएं, कोई लड़ाई हो रही है और हम जीत जाएं, राइट। सब्जुगेशन का मतलब भी होता है कंट्रोल कर लेना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बहुत सारी सेवरल फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया है अभी तक। दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ये हमने कहां से लिए थी, ये हमने पुर्तगीज से ली थी। ये टेरिटरीज पुर्तगीज के कंट्रोल में थी और वहां से हमने एक्वायर की थी। एंड पुडुचेरी किसके पास थी, पुडुचेरी फ्रेंच की टेरिटरीज थी, ये फ्रेंच से हमने ली थी। एंड सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये सभी जगहें हमने एक्वायर की हैं, और अब ये इंडियन यूनियन का पार्ट है, और इनका एक्वाइजिशन हम बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 हमने देखा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर्स देता है। क्या पावर्स देता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, और नई स्टेट भी इस्टेब्लिश कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, मैंने इंडिया का मैप बना के दिखाया था, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके कंटेक्स्ट में भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं। क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उनके कंटेक्स्ट में, देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, कोई नई स्टेट बनाएगी बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या यूनाइट कर देगी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को यूनाइट कर देंगी, या एक स्टेट को 2 या 3 स्टेट्स में डिवाइड कर देगी। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। जैसे जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, अब फिर से शायद जम्मू को अलग कर देंगे, लद्दाख को, कश्मीर को अलग कर देंगे, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये सभी पावर्स पार्लियामेंट के पास है। अब इसमें 2 कंडीशन है। आर्टिकल 3 में जो हमने पावर्स बताई, इसमें कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशंस हैं, जो भी बिल ये चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मनी बिल के केस में होता है,
मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर नहीं होता है। आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप इसको लोकसभा में प्रेजेंट करोगे। सेकंड बात, मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्पीकर डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आप मुझे बताइए स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? राइट, पहला हमने देखा। सेकंड, कोई भी बिल रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट जो है, जिस स्टेट के बारे में वो बिल है, उसको कुछ टाइम दे देगा कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देगा स्टेट को, जिस भी स्टेट के बारे में ये बात हो रही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आर्टिकल 4 खुद डिक्लेयर करता है कि जो भी एडमिशन होगी, आर्टिकल 2 में जो भी हमने पढ़ा कि जो भी एडमिशन के लिए लॉज बनाए जाएंगे, जो भी नई स्टेट आप इस्टेब्लिश करोगे, या फिर आर्टिकल 3 में जो हमने पढ़ा कि एरियाज को आप अल्टर कर सकते हो, बाउंड्रीज बना सकते हो, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हो, ये जो है आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो बिल्स हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगे, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होंगे। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ये मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूं, आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लो। अब है हमारे पास कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स तो हैं कि वो एरियाज को डिमिनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 3, लेकिन क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी फॉरेन कंट्री को इंडियन टेरिटरी का पार्ट दे दे? क्या ये पावर है? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में। क्यों, ऐसा क्या हुआ था 1960 में? 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वेस्ट बंगाल का जो ये पार्ट है, बेरूबरी यूनियन, ये हम पाकिस्तान को दे देंगे। और इस चीज ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल एगिटेशन स्टार्ट कर दिया और कंट्रोवर्सी होनी स्टार्ट हो गई, और फिर प्रेसिडेंट को ये लगा कि इस चीज का सलूशन हमें ढूंढना चाहिए। अब टाइमलाइन देखो आप, 1960 में जो पाकिस्तान की बात यहां पे हो रही है, यह है ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कहां पे था उस टाइम पे? देखो मैप देख लो आप, ये कौन सा पाकिस्तान है? वेस्ट पाकिस्तान। और यहां पे है ये ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, अभी ये बांग्लादेश है। आप मुझे बताओ कि ये बांग्लादेश कब बना था? ठीक है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो ये उस टाइम पे पाकिस्तान था, और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है। बंगाल का ही तो डिवाइड करके यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, फिर वो पाकिस्तान बन गई थी। हिस्ट्री का पार्ट है ये, मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी अगर हिस्ट्री पढ़ाई मैंने तो। ठीक है, तो यहां पर है ईस्ट पाकिस्तान। टाइमलाइन पता लग गया, 1960 में ये ईस्ट पाकिस्तान था, ना कि बांग्लादेश था। तो ये चीज, ये जो बेरूबरी यूनियन है, ये पाकिस्तान को दिया गया, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 3, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को दे। राइट, और अगर ऐसा करना होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा पहले आपको अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि अगर आपको इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को देना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। और फिर होती है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में, जिसके बाद ये जो बेरूबरी यूनियन है, ये ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट होगा इंडिया और किसी और देश के बीच में, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो जाएगा। राइट, क्योंकि इसमें हम भारत का कोई भी पार्ट हम फॉरेन कंट्री को नहीं दे रहे, हम बस एक बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, सेटल करने की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि कैसे
जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके बाद भारत का पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान में, और प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर, और इसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर दिया। 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। कौन कौन थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ सकता है कि कौन सी 3 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन नहीं किया था। आपको याद रखना है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी इंडिया को ज्वाइन कर दिया। कैसे? हैदराबाद में पुलिस एक्शन हो गया। कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन पोलो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया भारत की मिलिट्री के द्वारा, जिसमें वहां पर हैदराबाद में जो रूलर था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। तो इसलिए वहां पे ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद ने भारत को ज्वाइन कर दिया। जूनागढ़ में क्या हुआ? रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग कराई गई लोगों से। और कश्मीर का आपको पता है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, हरि सिंह ने किया था। और यहाँ पर क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे, कश्मीर में अटैक किया था जिन्होंने, और हरि सिंह के पास इतनी फोर्स नहीं थी कि वो उन लोगों को पीछे धकेल सके। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को कॉल किया कि आप हमारी हेल्प कीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप नेहरू से बात कीजिए। फिर हरि सिंह ने नेहरू से बात की। नेहरू ने कहा हम तभी आपकी हेल्प करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करोगे। और फिर एट लास्ट हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और उन्होंने जो ये लोग आए थे अटैकर्स, उनको वापस धकेल दिया। और फिर ये जो मुद्दा है बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे यूएन तक पहुंच गया, क्या क्या गलतियां थी जो नेहरू ने की, वो हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। ठीक है, अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की स्टेट्स और टेरिटरीज की, पार्ट ए, बी, सी और डी। टोटल कितने थे ये? 29 थे। पार्ट 1 में वो स्टेट्स थी जो पहले गवर्नर के प्रोविंस में आती थी। ठीक है। पार्ट बी में वो थी जो प्रिंसली स्टेट्स में आती थी और जिनके पास लेजिस्लेचर भी था। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें थी। और जो ये पार्ट सी वाले स्टेट्स थी ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थी। ठीक है। और पार्ट डी में कौन आ रहा था? अंडमान और निकोबार वाली टेरिटरीज। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे धर कमीशन और जेवीपी कमेटी। ये क्या थी? जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया के साथ, ये प्योरली एक एडहॉक अरेंजमेंट था। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पर। और डिफरेंट रीजन से ये डिमांड आने लगी, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से ये डिमांड आने लगी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अकॉर्डिंगली जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर कि आप इस चीज को देखो, क्या ये फिजिबल है कि हम भारत की स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दें। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948 में और रेकमेंड किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पर। आपको याद रखना है कि ये जो कमेटी थी इसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट पैदा हो गई लोगों के बीच में, और फिर एक और अपॉइंटमेंट होती है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948, और इसने पूरे इस सवाल को फिर से एग्जामाइन किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पत्ता भाई सीतारमैया थे। इसीलिए इस कमेटी को जेवीपी कमेटी कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1949 में और बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स का डिवीजन नहीं कर सकते हैं। फिर 1953 में अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी पड़ी जो थी आंध्र स्टेट। और इसको कहां से अलग किया था? तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद
मतलब कि बहुत एगिटेशन स्टार्ट हो गए, लोगों ने एगिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और पोटी श्रीरामुलु जो था कांग्रेस पर्सन, इसने 56 डे की हंगर स्ट्राइक रखी थी इसके अगेंस्ट की लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन मत कीजिए, और इसकी डेथ भी हो जाती है। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा एगिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फैजल अली कमीशन आती है जो आंध्र स्टेट क्रिएट हुई। इसके बाद बहुत सारी डिफरेंट स्टेट से ये डिमांड आने लगी कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पर अलग एरिया दे दो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बनाना पड़ा दिसंबर 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली कि आप इस क्वेश्चन को एग्जामाइन कीजिए। इसके 2 मेंबर और थे, KM पनीकर और HN खुंजरू। इट सबमिटेड इट रिपोर्ट इन सितंबर 1955। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 सितंबर में, और इस कमेटी ने एक्सेप्ट कर दिया कि लैंग्वेज को हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बेसिस मानेंगे। तो किसने एक्सेप्ट किया था? फैजल अली कमीशन ने। लेकिन इसने ये रिजेक्ट कर दिया कि एक लैंग्वेज एक स्टेट में होनी चाहिए, राइट। इसका क्या व्यू था? यूनिटी ऑफ इंडिया को हमने प्राइमरी कंसीडरेशन रखना चाहिए जब भी हम अपनी कंट्री के पॉलिटिकल यूनिट्स को रीड्रॉ करेंगे। इसने 4 मेजर फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो भी चीजें हम करेंगे, जिस भी बेसिस पर हम स्टेट्स का डिवीजन करेंगे, हमें यूनिटी और सिक्योरिटी को कंसिडर करना है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी का ध्यान भी हमें रखना है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखना है, और प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल को ध्यान में रखना है। ये सभी चीजों के बारे में जब हम सोच लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का डिवीजन ठीक है या नहीं है। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। जो नई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाई गई उसके बाद देखो, महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में ये जो बाइलिंगुअल स्टेट थी ना, बॉम्बे को डिवाइड कर दिया 2 स्टेट्स में। महाराष्ट्र जहां पे मराठा लोग थे, और गुजरात जहां पे गुजराती स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, तो ये कहां से निकली थी? बॉम्बे से निकले थे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों। उसके बाद दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली को हमने पुर्तगीज से लिया है। कब? 1954 में। और इसको हमने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और कितनी स्टेट्स हैं, अब आप इजीली उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गोवा और दमन एंड दीव को भी पुर्तगीज से ही लिया था पुलिस एक्शन के बाद 1961 में, और गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी का। पुडुचेरी को हमने फ्रेंच से लिया है, और इसमें कौन कौन सी जगहें आती हैं? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। और 1954 में हमने फ्रेंच से इसको लिया था। फिर है हमारे पास नागालैंड को असम से निकाला है, राइट। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से निकाला है 1966 में, राइट। और चंडीगढ़ आपको पता है अभी भी पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में नॉर्थ ईस्ट का जो मैप था हमारा, उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई। मणिपुर और त्रिपुरा जो यूनियन टेरिटरी थी, और मेघालय जो सब स्टेट थी, इनको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। और जो 2 यूनियन टेरिटरी और थी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। किसको बोला जाता है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। ये भी केम इनटू बीइंग। अब है हमारे पास सिक्किम। 1947 से पहले सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट थी जिसको कौन रूल कर रहा था? चोग्याल। 1947 में जैसे ही पार्टीशन होता है, ब्रिटिशर्स यहां से जाते हैं, सिक्किम को हमने प्रोटेक्टोरेट
किया, इंडिया ने इसको प्रोटेक्टोरेट किया, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट जो है इसके डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। 1974 में सिक्किम ने एक्सप्रेस की अपने डिजायर कि वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है और 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको इंडिया में जोड़ लिया। इसके बाद हमारे पास है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन सबको हमने कहां से निकाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से, राइट। लास्ट में हमारे पास है लेटेस्ट नहीं है, इसके बाद जम्मू कश्मीर बनी थी, तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और तब हमारी जो स्टेट्स थी वो कितनी हो गई थी? 29, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर भी पार्ट था, स्टेट थी। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा फेवरेट टॉपिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टिल 2019 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और हम स्पेशल स्टेटस भी इंजॉय कर रहे थे आर्टिकल 370 के अंदर। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा होता है कि हमसे ये स्पेशल स्टेटस को ले लिया जाता है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 कहा जाता है। इस ऑर्डर ने क्या किया? जो हमारा पहले वाला ऑर्डर था, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को सुपरसीड कर दिया। 2019 के ऑर्डर ने जितने भी प्रोविजन थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अब वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे, ऐसा इसमें हो गया। लेकिन जो ये However, in operative आर्टिकल 370 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में अभी भी रहेगा। फर्दर, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो डायरेक्टली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होगा। Union Territory of Jammu and Kashmir comprises all the districts of erstwhile state of Jammu and Kashmir except Kargil and Leh district, जो कि लद्दाख के पास रहेगी। मतलब कि लद्दाख के पास सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, करगिल और लेह। इसमें से लेह जो है वो बड़ी है और करगिल छोटी है। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हमें दिखती हैं, बट होम मिनिस्ट्री की साइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे 22 डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाएगी। ये 2 कौन सी हैं? जो पीओके में ऑक्युपाइड है। Thus, the number of state and union territory increase हो गया from 14 and 6 in 1956, मतलब 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी 1956 में, और अब 28 states and 9 union territories in 2019। आप मुझे बताइए 2021 में कितनी है, राइट? Changes of name, the name of some states and union territories भी चेंज हुए हैं। यूनाइटेड प्रोविंस पहली स्टेट थी जिसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश इन 1950। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं, और ऐसा माना जाता है जिसने उत्तर प्रदेश में सीट्स जीत ली, लोकसभा में उसी की जीत होगी। 1969 में फिर मद्रास का नाम चेंज होकर तमिलनाडु रखा जाता है, ठीक है। 1973 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका रखा जाता है। इन द सेम ईयर लाकाडीव, मिनिकॉय और अमीनदीव आइलैंड का नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा जाता है। 1992 में दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा जाता है विदाउट बीइंग कन्फर्ड द फुल फ्लेज स्टेट। ये नहीं है बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, राइट। तो आपको ये याद रखना है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जब इसका नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया और 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी रखा गया और 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा रखा गया। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में ही होती जाएगी और आपको ये चीज़ें भूलेंगी भी नहीं जो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो।
ठीक है, आंसर्स आपको मैं वीडियो के नीचे बता दूंगी, जो भी आंसर्स होंगे। लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिटीजन पढ़ाने वाली हूँ, याद रखना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।